हेलो एवरीवन। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में जो 12,199 पदों पर नई भर्ती आई है, इसके लिए हम लोग बिहार एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन, उसके जीके जीएस का सॉल्यूशन करना हमने स्टार्ट कर दिया था। तो इससे पुराने वीडियो में हमने 2017 के कंप्लीट जीके जीएस पेपर का एनालिसिस हमने किया। उसके बाद 2018 में जो 8 दिसंबर को पूछा गया था उस पेपर का भी एनालिसिस हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमारा काम होगा 10 दिसंबर को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, जितने भी जीके और जीएस सेक्शन के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस और सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो और ये जो बिहार एसएससी है इसकी सबसे बेहतरीन बुक होती है किरण पब्लिकेशन की बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक। तो अभी हमारा काम है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चंस के जीके जीएस सेक्शन को अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है तो इसे हमें नहीं देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन 2 कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम सल्फेट या ऑप्शन 4 कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम सल्फेट। याद रखेंगे इस चीज़ को, कैल्शियम सल्फेट। इसी को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है CaSO4.12H2O। याद रखेंगे CaSO4.12H2O। तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मैथ से रिलेटेड है, इसे अभी नहीं करेंगे। ये चौथा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? ऑप्शन 1 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 11वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन 4 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना से हर बार कहीं ना कहीं एक प्रश्न रहता ही है। तो हमारा ये है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जो ऑप्शन 3 है दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 राजस्थान और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो ये आपको बताना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो सबसे न्यूनतम साक्षरता है ना वो है बिहार में। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, सबसे न्यूनतम जो कह सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें 2011 के जनगणना की तो उसके अनुसार केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य क्या होगा? वो होगा केरल। और वहीं पर जो सबसे कम है वो हो जाएगा आपका बिहार। तो जो बिहार में साक्षरता दर है वो कितनी है? वो है आपको 63.82%, 63.82%, जो कि सबसे कम है। वहीं पर जो केरल है उसकी साक्षरता दर है 93.91%, 93.91%। और वहीं पर बिहार की है 63.82%, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? ऑप्शन 1 तेलंगाना, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। तो जो हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जो हीराकुंड बांध है इसे किस नदी के पार बनाया गया? तो याद रखेंगे ये महानदी पर बना है। हीराकुंड महानदी किस क्षेत्र में? उड़ीसा के किस जगह पर?
तो याद रखेंगे उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी के ऊपर बनाया गया है ये बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसकी जो लंबाई है ये लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा है। ये 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है हीराकुंड बांध की, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में। किस नदी पर बना है, महानदी, और इसकी लंबाई कितनी है, 25.8 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला हॉकी एशिया कप 2017 ने, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता। ये आपका कह सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है इसमें चीन, ऑप्शन 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 जापान। तो किस देश की महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता, तो आप इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन 3 यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, इंडिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका 13 संख्याओं का औसत, ये गणित मैथ से है। क्वेश्चन नंबर 10, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन 2 पणजी, ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो जो तरंग ऊर्जा है उस पर आधारित पहला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, तिरुवनंतपुरम, इसी जगह पर सबसे पहला संयंत्र तरंग ऊर्जा के लिए स्थापित किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1983 में। ठीक है, 1983 में जो आप कह सकते हो जो वेव ऊर्जा अनुसंधान है, इसकी शुरुआत 1983 में हो गई थी। लेकिन बिहार सरकार ने केरल के तिरुवनंतपुरम में इसे 1991 में स्थापित किया था। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, जो वेव एनर्जी है या तरंग ऊर्जा है, ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई थी 1983 में। भारत में इसके ऊपर अनुसंधान होने लगे थे। साथ ही उसके बाद 1983 के 8 साल के बाद 1991 में तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन 1 B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन 4 ज्योतिबा फुले। तो ये आपको बताना है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो थी उसकी स्थापना किसने की थी आखिर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, और कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1884 में। 1884 में किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका उद्देश्य था महिला शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। और इसमें विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग की लड़कियां थी उसके शिक्षा के लिए इस दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी ज्योतिबा फुले ने काम किया था, वो आपको याद होना चाहिए, जो सत्य शोधक समाज है। ठीक है, ये भी कई बार कई प्रश्नों में पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये भी ज्योतिबा फुले ने की थी। लेकिन कब की थी, तो वो की थी 1873 में। तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ज्योतिबा फुले ने दो, आप कह सकते हैं सभा जो थे, दो सभाएं थी जिसकी स्थापना की थी। एक है सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में, और दूसरा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो कि 1884 में। ठीक है, ये दोनों ही याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न है हमारा, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 1 अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन 2 बिमल जलान, ऑप्शन 3 अमर्त्य सेन और ऑप्शन 4 जगदीश भगवती। तो जो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखेंगे ये जो लिखी गई थी वो थे अमर्त्य सेन। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो यह मूल रूप से 1970 में प्रकाशित हुई थी। और इसके ये किस चीज़ के बारे में है, तो यह जो है एक
कह सकते हैं ये इस क्लासिक अध्ययन को अर्थशास्त्र और नैतिकता को एकीकृत करने और सामाजिक पसंद में अनुसंधान के नए क्षेत्रों को खोलने में इसका प्रभाव भूमिका के लिए मान्यता दी गई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? ऑप्शन 1 अशोक चंद्रा, ऑप्शन 2 प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 3 सुखमय चक्रवर्ती, ऑप्शन 4 श्याम प्रसाद गुप्त। तो जो इंडिया विजन 2020 है इसे किसने तैयार किया? ठीक, तो इसका आंसर होगा श्याम प्रसाद गुप्त। ठीक है, श्याम प्रसाद गुप्त यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो इंडिया विजन 2020 योजना आयोग थे उसके सदस्य थे एक SP गुप्त यानी कि श्याम प्रसाद गुप्ता। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये इंडिया विजन 2020 बनाई गई थी। अब क्या था इसके अंदर? यह एक व्यापक राष्ट्रीय विकास राजनीति पर एक राजनीतिक सहमति बनाने के उद्देश्य से एक विजन स्टेटमेंट था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास रणनीति आप कह सकते हो कि व्यापक राष्ट्रीय विकास जो रणनीति है उसके लिए ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, और ये कब आप कह सकते हैं? ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 में किसको दिया गया? ऑप्शन 1 यूनिसेफ, ऑप्शन 2 UNHRC, ऑप्शन 3 यूनेस्को और ऑप्शन 4 UNDP। तो जो मदर टेरेसा अवार्ड है 2017 में ये किसे दिया गया था? ये भी आपका कह सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय के लिए। तो आप इसका आंसर होगा UNHRC। ठीक है, एक और चीज़ जान लीजिए इसके बारे में कि जो शरणार्थी थे, ठीक है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त यानी कि UNHCR ने नवंबर 2017 में दुनिया भर में अपने असाधारण काम की स्वीकृति के रूप में सोशल जस्टिस 2017 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं UNHCR दुनिया भर में असंख्य लोगों को युद्धों के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और राज्यविहीन लोगों की मदद करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान की थी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये इसका आंसर होगा UNHRC। इन्होंने क्या किया था, किसके लिए क्यों दिया गया मदर टेरेसा अवार्ड? क्योंकि इन्होंने लगभग कई असंख्य लोगों को जो युद्ध के कारण या फिर आंतरिक रूप से जो अपने विस्थापित हो चुके थे, अपने घर को छोड़ चुके थे या किसी भी कारण से, तो उन सभी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद प्रदान की, राज्यविहीन लोगों को मदद करने में बहुत सहायता प्रदान की और इसी वजह से 2017 में इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया। ठीक है, अच्छा, अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो वर्ष 2021 का जो मदर टेरेसा अवार्ड है वो मलयालम अभिनेत्री सीमाजी नायर को दिया गया। तो 2021 में अगर पूछा जाए कि ये किसे दिया गया, तो एक मलयालम अभिनेत्री हैं सीमाजी नायर। ठीक है, तो इसे दिया गया है 2021 में मदर टेरेसा अवार्ड। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संगम योजना संबंधित है किससे? आखिर संबंधित है ये संगम योजना? ऑप्शन 1 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ऑप्शन 2 ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से। ठीक है, और उसके बाद अगर अगले ऑप्शन की ओर बढ़ें तो ऑप्शन 3 है ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों से, या ऑप्शन 4 ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो ये जो आपका संगम योजना है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो संगम योजना है याद रखेंगे ये संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकलांगों के विकास और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ये जो कह सकते हैं संगम योजना चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसके बारे में और भी चीज़ें जान लें कि ये जो संगम योजना है इसकी शुरुआत हुई कब थी? आखिर इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1996। 15 अगस्त 1996 में
इसकी शुरुआत कर दी गई थी संगम योजना की। ठीक है, इसके तहत किया क्या गया, इसके तहत बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी विकलांग हैं उनका एक समूह संगठित किया जाता है। ठीक है, तो संगम जो है ये प्रत्येक संगठन, ये जो जितने भी विकलांग हैं उनको जो संगठन किया गया, संगठन, उसके संगठन का जो नाम है उसका नाम दिया गया संगम। ठीक है, और उन्हें आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये था संगम योजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 19, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। ऑप्शन 1 समूह, ऑप्शन 2 वर्ग, ऑप्शन 3 आवर्त और ऑप्शन 4 इकाई। ठीक है, ये जो मेंडलीव है ना उसका बताना है कि एक कॉलम जो है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो मेंडलीव है उसके कॉलम को कहा जाता है समूह। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, एक होता है समूह। ठीक, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ऑप्शन 1 आधुनिक इतिहास, ऑप्शन 2 प्रागैतिहास, ऑप्शन 3 पोस्ट इतिहास या ऑप्शन 4 मध्यकालीन इतिहास। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास आदि इतिहास, यानी कि आप कह सकते हैं आदि इतिहास और उसके साथ प्रागैतिहासिक। ठीक है, इन दोनों के बीच इस और इतिहास के बीच की जो अवधि है इसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित साक्ष्य या लिखित रिकॉर्ड हमारे पास अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये भी आपका है। ठीक है, ये भी रीजनिंग से है। ये रहा आपका बायो का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन 1 पैरेन्काइमा, ऑप्शन 2 कोलेनकाइमा, ऑप्शन 3 स्क्लेरेनकाइमा और ऑप्शन 4 जाइलम। ठीक है, तो आखिर किसका ऐसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पैरेन्काइमा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दाद यानी कि रिंग वॉर्म होने का कारण है। ऑप्शन 1 विषाणु, ऑप्शन 2 कवक, ऑप्शन 3 शैवाल या ऑप्शन 4 जीवाणु। तो आखिर ये किसके वजह से होता है आपका दाद या फिर बोल सकते हैं रिंग वॉर्म। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है कवक के कारण, ये एक फंगस है जिसके कारण से ये चीज़ें होती है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, कवक हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29, ये हमारा जीके से है। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 मनोज जोशी, ऑप्शन 2 लक्ष्मण पई, ऑप्शन 3 अनवर जलालपुरी, ऑप्शन 4 गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2018 में वो किसे दिया गया था, ये उस समय का आप कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान इसे ही दिया गया था। तो इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो संगीतकार हैं, एक गुलाम मुस्तफ़ा खान और दूसरे थे इलैयाराजा, इलैयाराजा। ठीक है, इन दोनों ही को 25 जनवरी 2019 को, याद रखिए 25 जनवरी 2019 को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई थी। साथ ही याद रखिएगा ये जो आपका पद्म विभूषण अवार्ड है ये दूसरा, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहले नंबर पर जो आता है वो है भारत रत्न और दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपका बायो से क्वेश्चन है। 60 के शुक्राणु को रखते हैं। ऑप्शन 1 तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन 2 तरल हाइड्रोजन में, ऑप्शन 3 तरल ऑक्सीजन में, ऑप्शन 4 तरल सोडियम में। तो आखिर किस जगह पर रखा जाता है? तो जो बैल हैं, ठीक है, बैल के जो शुक्राणु हैं, इसको तरल नाइट्रोजन में ही संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? कंप्लीट पूरा जो शून्य ग्रहण है ये आखिर किस दिन घटित होता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन 1 महीने के 8वें दिन, अमावस्या के दिन, महीने के 15वें दिन या पूर्णिमा के दिन। तो जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है उसमें जो चांद है वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, अमावस्या के दिन। और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है उसकी स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अमावस्या के दिन। ठीक, उसके बाद चलिए अब हमारे पास जो अगला प्रश्न होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 40, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 पर्थ, ऑप्शन 3 जोहान्सबर्ग, ऑप्शन 4 साओ पाउलो। ठीक है, तो गोल्डन सिटी के नाम से आखिर कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर। जैसलमेर जो है इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले कि आखिर इसे गोल्डन सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है। क्योंकि इस यहाँ के जो किले हैं और साथ ही इसके जो शहर हैं, दोनों के वास्तुकला के लिए पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पीले बलुआ पत्थर है, इसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो आप कह सकते हो जो किले बनाए गए हैं और इसके साथ साथ जितने भी पूरा जो शहर को इस तरीके से सजाया जाता है, तो वो पत्थर जो है पीले बलुआ पत्थर, वो पीले रंग की रोशनी को एमिट करता है, यानी कि उससे पूरा बिखेरता है। इसके वजह से आप कह सकते हैं कि इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन 1 सबसे कम, ऑप्शन 2 सामान्य, ऑप्शन 3 सबसे अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैगनी रंग है इसके बारे में थोड़ा हमें जानना होगा। तो जो बैगनी रंग है ना, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा ये आपका रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, ये आपका मैथ्स का है। ठीक है, चलिए ये देखिए, हामिदा बानो बेगम डैश की माँ थी। ऑप्शन 1 सम्राट बाबर, ऑप्शन 2 सम्राट अकबर, ऑप्शन 3 सम्राट हुमायूं या ऑप्शन 4 सम्राट जहांगीर। तो जो हामिदा बानो बेगम है वो किसकी माँ थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सम्राट अकबर। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो हामिदा बानो बेगम है ये सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी भी थी। तो क्या होगा? ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। सम्राट अकबर की माँ थी और सम्राट हुमायूं की पत्नी भी थी। ठीक, और साथ ही इन्होंने, हामिदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन 1 2008, ऑप्शन 2 2002, ऑप्शन 3 2001 या फिर ऑप्शन 4 2004। तो जो पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक हैं यानी कि EPI, ठीक है, इसे कब पहली बार प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 2002 में इसे प्रकाशित किया गया था।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन 1 1991, ऑप्शन 2 1992, ऑप्शन 3 1993 या फिर ऑप्शन 4 1994। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी जो स्थापना है ये हो गई थी 1993 में। इसके बारे में एक और चीज़ें जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, लेकिन किसके तहत? तो संसद द्वारा बनाए गए एक कानून है, ठीक है, जिसका नाम था मानव अधिकार अधिनियम 1993। ठीक है, इसी के तहत ये बनाया गया और यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि ध्यान रखेंगे यह एक संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसके तहत ये कह सकते हैं कि जो देश के मानव अधिकार हैं उसका एक प्रहरी है, यानी कि संविधान द्वारा जितने भी दिए गए आपको अधिकार हैं, जैसे व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो सभी इसी के तहत दी जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। किसके तहत हुई? तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 इसी के तहत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 बिहार या ऑप्शन 4 गोवा। तो जो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ हैं वो किस जगह पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे जो डुंगेश्वरी हिल्स है, ठीक है, जिसे महाकाल गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ या महाकाल गुफा, ये दोनों ही आप कह सकते हैं बिहार में अवस्थित है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें जान लीजिए कि ये है कहाँ पर स्थित। तो ये बिहार के बोध गया के पास स्थित है। ठीक है, और साथ में इस पहाड़ी पर एक गुफा है जिसपे कई मंदिर हैं, कई प्राचीन स्तूपों, इन सभी से ये घिरा हुआ ये गुफा है। ठीक है, और ऐसा ये भी माना जाता है कि जो ये बोध गया है उसके पास जो ये गुफा है, यहाँ पर जो बुद्ध भगवान रहे थे इसकी सुरक्षा की थी किसने? इस गुफा में जो रहे थे बुद्ध भगवान लगभग 6 साल तक। ठीक है, तो यहीं पर उसकी सुरक्षा हुई थी। तो यही है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1919, ऑप्शन 2 1920, ऑप्शन 3 1933 या फिर ऑप्शन 4 1923। तो कब की गई थी राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, वो दिसंबर 1922 में, ठीक है, बनाया गया था। ठीक, उसके बाद ये जो है दिसंबर 1922 में एक्चुअल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन हुआ था दिसंबर 1922 में। तो उसके अगले साल यानी कि 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई थी। आखिर क्यों बनाई गई थी? तो इसमें ब्रिटिश राज से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। और साथ ही इसके 2 महत्वपूर्ण नेता थे, एक चित्तरंजन दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। तो 2 बातें ध्यान रखेंगे। जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है इसके 2 महत्वपूर्ण नेता कौन थे? एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे चित्तरंजन दास। ये दोनों एक्चुअल में अलग हो गए थे कि ये कांग्रेस से अलग हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब आप कह सकते हैं बॉयकट मूवमेंट चल रहा था, तो उस बॉयकट मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी चले गए थे जेल में जाने के बाद ये 2 लोग चाहते थे कि इलेक्शन में भाग ले और फिर उसके अंदर सदन के अंदर जाकर विरोध करें। लेकिन कुछ लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता थे जो नहीं जाना चाहते थे, मतलब जो चाहते नहीं थे कि वो पूरी तरीके से ब्रिटिश का बॉयकॉट करना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम अपनी अलग एक पार्टी बनाकर उसके सदन में बैठकर उनका विरोध करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या फिर जिसे स्वराज पार्टी भी कहते हैं। तो इसके लिए पहले दिसंबर 1922 में मीटिंग हुई थी
ठीक है, 1922 के बाद 1923 में इन्होंने पार्टी बना लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? ऑप्शन 50, ये क्वेश्चन 52, मूली एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 शंकु रूपी मूसला जड़, ऑप्शन 2 तुर्क रूपी मूसला जड़, ऑप्शन 3 श्वसन मूल रूपी मूसला जड़, या ऑप्शन 4 कुंभी रूपी मूसला जड़। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा तुर्क रूपी मूसला जड़, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा रीजनिंग से है, आगे देखते हैं। 55 नंबर, भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन 1 डॉलर, ऑप्शन 2 भूटानी डॉलर, ऑप्शन 3 भूटानी रुपया, ऑप्शन 4 भारतीय रुपया। तो जो भूटान है उसकी मुद्रा आखिर क्या है? तो जो भूटान है उसकी जो मुद्रा है, इन सभी में से कोई ऑप्शन होगा नहीं वैसे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो भूटानी रुपया है, आप ये आंसर इसका नहीं होगा इसका, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ठीक। तो याद एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भूटान है उसकी मुद्रा है नगुल ट्रम, ठीक है, नगुल ट्रम कहते हैं उसको, नगुल ट्रम ये बोला जाता है कि जो भूटान है उसकी मुद्रा है, ठीक। लेकिन एक और चीज़ जान ले, जो नगुल ट्रम है वो वर्तमान में भारतीय रुपये के समतुल्य स्थिर है, यानी कि बहुत ही स्थिर मुद्रा है ये नगुल ट्रम, ठीक है। इसमें बैंक के नोट भी हैं, साथ में सिक्के, सभी चीज़ें इसके अंदर अवस्थित है। तो ना तो आपका डॉलर होगा ऑप्शन ए में, ना ही भूटानी डॉलर, भूटानी रुपया, भारतीय रुपया, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भूटान के जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौल देश का नया नाम क्या है? जो गौल देश है उसका नया नाम क्या है? ऑप्शन 1 घाना, ऑप्शन 2 पोलैंड, ऑप्शन 3 गाम्बिया, ऑप्शन 4 फ्रांस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। तो जो गौल है वो आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्से का नाम है। तो ये जो गौल देश है, कुछ ये 3-4 देश को मिलाकर जो चीज़ें हैं उसी के कुछ हिस्से को बोला जाता है गौल देश, ठीक है। कौन कौन से इसमें हैं देश है? फ्रांस, ठीक है, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और उत्तरी इटली, ठीक है, इन सभी को बोला जाता है गौल देश, ठीक। क्यों ऐसा बोलते हैं? ऐसा कुछ तो कारण होगा। तो एक्चुअल में यह जो है लौह युग के दौरान पश्चिमी यूरोप का एक ऐतिहासिक क्षेत्र था, ठीक है, जिसे किसने बसाया था? तो सेल्टिक जनजातियों ने। ये जो गौल देश है ये बहुत ही लौह युग के दौरान में जो सेल्टिक जनजाति है, ठीक है, सेल्टिक बोला जाता है, सेल्टिक जनजाति, तो उन्होंने ही इसे बसाया था, इस गौल देश को, ठीक। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो जो सेल्टिक जाति है उसमें गल्स जो है एक कृषि प्रधान समाज था, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो गौल देश किसने बसाया था? तो सेल्टिक जनजातियों ने। किस दौरान, मतलब किस उसमें युग में? तो यह लौह युग में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन 2 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन 3 नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। तो जो नीति आयोग है उसका पूरा नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। आखिर कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर बनाया गया था नीति आयोग? तो आप कह सकते हैं पहले चला आ रहा था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, यानी कि योजना आयोग। तो उस योजना आयोग के नाम को बदल दिया गया और बना दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये है, सतत विकास के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन 1 21, ऑप्शन 2 16, ऑप्शन 3 17 या फिर ऑप्शन 4 19। तो जो सतत विकास है उसके लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ऐसे लक्ष्य हैं जिसे निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है।
अब 17 क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं गरीबी, असमानता, जलवायु, पर्यावरणीय गिरावट, समृद्धि, शांति, इस तरीके से 17 ऐसे लक्ष्य हैं जो सतत विकास के लक्ष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इन सभी का विकास करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल या ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा आलू जो है वो किस दौरान आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। 2015-16 में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आलू उगाने वाला था उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले नंबर पर था वो था पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर बिहार, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे। ये 2015-16 की बात हो रही है, ठीक है। वहीं पर अगर वर्तमान समय की बात करें यानी 2022 में, तो 2022 में सबसे सर्वाधिक आलू का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर सबसे ज़्यादा आलू उगाई जाती है अभी 2022 के कार्यकाल में। वहीं पर 2015-16 में वो तीसरे नंबर पर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 मुस्लिम, ऑप्शन 2 हिंदू, ऑप्शन 3 ईसाई या ऑप्शन 4 जैन। तो जो धार्मिक जनसंख्या 2011 है उसमें लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा है ईसाई धर्म में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। एक और चीज़ इसके बारे में जान लीजिए, जो 2011 है, ठीक है, उसकी धार्मिक जनगणना के अनुसार, मतलब धर्म के अनुसार जो जनगणना की गई थी, उसमें ईसाई धर्म में जो उसका आप कह सकते हो लिंग अनुपात है वो है 958, 958, ठीक है। ये किसकी है? ये ईसाई धर्म की है। वहीं पर बाकी में देखें अगर हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में मात्र 913 है, ठीक है। और जो मुस्लिम धर्म है उसमें है 943 लिंगानुपात। तो तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे। 2011 के अनुसार जो आपका कह सकते हैं ईसाई धर्म में है लिंगानुपात 958, ठीक है, 958। वहीं पर जो हिंदू धर्म है उसमें है 913, मुस्लिम जो है उसमें है 943, ठीक है। और इसके साथ जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म में है 933, ठीक है। तो 933 है उसका लिंग अनुपात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारी तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन ओस्मियम, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन और ऑप्शन 4 कार्बन। ये तो आप आसानी से बता देंगे कि ये तीनों बहुत ही हल्का है। ऑप्शन 1 ओस्मियम, यानी कि ये जो ओस्मियम है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मास अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। जो हाइड्रोजन है उसका 1 होता है और कार्बन जो है उसका 12 होता है। जो ओस्मियम है, ठीक है, ओस्मियम का होता है 190, जो कि कई गुना ज़्यादा है इन सभी से। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 1 22 अक्टूबर 1940, ऑप्शन 2 22 अक्टूबर 1939, ऑप्शन 3 22 दिसंबर 1939 या ऑप्शन 4 22 दिसंबर 1931, ठीक है। तो जो आप कह सकते हो मुक्ति दिवस है वो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे इस चीज़ को, जो 22 दिसंबर 1939 से इसको माना जाता है डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, मुक्ति दिवस, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। आखिर क्या ऐसा हुआ था, किस तरीके से मनाया गया, ये जान लीजिए थोड़ा सा। तो जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जब कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिस्से में भी थे। और ये जो मुस्लिम लीग है इन्होंने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के फैसले का विरोध जताते हुए अपना त्यागपत्र दे चुके थे इन्होंने। तो इस दिवस को मनाने का आह्वान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है, द डे ऑफ डिलीवरेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? पहला फ्रांस, दूसरा बेल्जियम, तीसरा अर्जेंटीना या चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो जो डेविस कप है 2017 उसे किसने जीता था 2017 में? तो वो फ्रांस ने। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर 2021 की बात करें, हाल फिलहाल की बात करें, तो 2021 में जो डेविस कप है वो जीतने वाले कौन थे? तो वो है रूस। किसे हरा दिया था? तो क्रोएशिया को हराने वाला। तो 2021 में अगर पूछा जाए डेविस कप तो वो हो जाएगा आपका रूस। लेकिन वहीं पर 2017 की बात करें तो वो था फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन 1 तांबे का तार, ऑप्शन 2 नाइक्रोम का तार, ऑप्शन 3 टंगस्टन का तार या फिर ऑप्शन 4 लोहे का तार। तो जो विद्युत इस्त्री है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। इसका आंसर होगा नाइक्रोम का तार। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा विद्युत इस्त्री है यानी कि आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पर नाइक्रोम का तार यूज़ किया जाता है। वहीं पर जब बल्ब अगर रोशनी की प्रकाश की बात की जाए तो वहाँ पर टंगस्टन का तार यूज़ किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? ऑप्शन 1 147.2 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन 2 152.1 मिलियन किलोमीटर या 152.4 मिलियन किलोमीटर या 167.1 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी है वहाँ से सूर्य की जो आप कह सकते हो सबसे अधिकतम दूरी है वो कितनी है? तो इसका आंसर होगा 152.1 मिलियन किलोमीटर। इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन है, डिम्पवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, डिम्पवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस जगह पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका, आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो डिम्पवी लोअर पन बिजली परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली 1750 मेगावाट की बिजली परियोजना है। तो ठीक, ये जो डिम्पवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 1750 मेगावाट की बिजली हमें प्रदान करती है। साथ ही ये किस जगह पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और ये किस नदी पर बनाया गया है ये बांध? तो ये लोहित नदी पर बनाया गया है। ये भी याद रखेंगे, नदी कौन सी है? लोहित। तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो डिम्पवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कितनी बिजली ये प्रदान करती है? तो 1750 मेगावाट। किस नदी पर अवस्थित है? तो लोहित नदी पर अवस्थित है। इससे पहले हमने हीराकुंड बांध देखा था, तो कितने लोगों को याद है कि ये जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया था? अगर आपको याद है तो ज़रूर बता दीजिए। अभी जस्ट हमने देखा था वो कहाँ पर है? वो बनाया गया है महानदी के ऊपर। वहीं पर डिम्पवी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो लोहित नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार में भारत राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन 2 माधव श्री हरि अने, ऑप्शन 3 जगन्नाथ कौशल या ऑप्शन 4 जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जो बिहार राज्य है उसके प्रथम प्रधानमंत्री ये ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस थे इन्होंने 1937 में राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान 3 महीने तक सेवा की थी। ठीक है, उसके बाद हालांकि उनकी जो अल्पसंख्यक सरकार थी उन्होंने कभी विधानसभा का सामना नहीं किया
क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दे दिया था। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे कि 1937 में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था उसके दौरान 3 महीने तक ये रहे थे, उसके बाद इन्होंने अपनी इस्तीफा दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका जीके का क्वेश्चन है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ पर? ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 राजस्थान और ऑप्शन 4 बिहार। तो जो खारिया जनजाति है वो कहाँ पर मुख्यतः निवास करती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो जो खारिया जनजाति है वो झारखंड में और उड़ीसा के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समूह है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, जो खारिया भाषा है ना, ये मुंडा परिवार के दक्षिण मुंडा भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 263 के, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 263 ई या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 243 जी। फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध, ठीक है, ये जो पंचायत के 29 कार्यों हैं इसका संबंध अनुच्छेद किस अनुच्छेद में से है? ठीक, तो इसका याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 243 जी, ठीक है, 243 जी जो है ये पंचायत के अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार राज्यों को पंचायती राज संस्थानों में पर पर्याप्त शक्तियां और जिम्मेदारियों को विकसित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं यह भी पंचायत को सौंपे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 243 जी। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हो पंचायत से जुड़े जितने भी पंचायत को जो जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, 29 कार्य जो दी गई हैं, ठीक है, जो 11वीं अनुसूची में है, वो सभी जो पंचायत को दी गई हैं वो संविधान के जो अनुच्छेद 243 जी के तहत ही प्रदान की गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 78। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? ठीक है, तो जो यूरिया है उसमें लगभग 49% यूरिया पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यूरिया जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है CONH2, ठीक है, होल ट्वाइस। तो यहाँ पर CO क्या है? तो CO होगा आपका C मतलब कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और H से हाइड्रोजन। तो ये होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको हटा दिया जाए, ये भी यही। अगला प्रश्न जो होगा हमारा ये रहा 83। गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? ऑप्शन 1 यशपाल सिंह, ऑप्शन 2 यू लोंग यू, ऑप्शन 3 हेनरिक फ्रीहेर स्टीटेनक्रोन, ऑप्शन 4 हिरोइस मारुई। तो जो गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 है इसे किसने जीता? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हिरोशी मारुई। हिरोशी मारुई ने गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 जीता। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन 1 प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन 2 तरंग ऊर्जा, ऑप्शन 3 दिष्ट धारा, ऑप्शन 4 सामान्य धारा। तो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन 2 पृथ्वी, ऑप्शन 3 बुध या फिर ऑप्शन 4 शनि। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किसका है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है
वो पृथ्वी का ही माना जाता है कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का, और वो कितना है, तो वो है 5.5, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी का घनत्व जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आपका 87। मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? ठीक है, जॉर्जे बैंक जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 उत्तरी सागर, ऑप्शन 2 न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन 3 नोवा स्कोटिया, ऑप्शन 4 हडसन की खाड़ी। तो जो मत्स्य है उससे संबंधित ये जो जॉर्जे बैंक है ये किस जगह पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा नोवा स्कोटिया। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर इसकी। तो याद रखेंगे फिर से, जो मत्स्य है उससे संबंधित जॉर्जे बैंक नोवा स्कोटिया में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये जो जॉर्जेस बैंक है इसे पहले सेंट जॉर्जेस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये जो है आप कह सकते हैं ये कैप कोड और मैसाचुसेट्स जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, और कैप सेबल आइसलैंड, नोवा स्कोटिया कनाडा, इन सभी के बीच एक समुद्र तल का एक विशाल ऊंचा क्षेत्र है। ठीक, तो यह जो है अटलांटिक महासागर से मेन की खाड़ी को अलग करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये रहा। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 जेनेवा, ऑप्शन 2 रोम, ऑप्शन 3 पेरिस, या ऑप्शन 4 वियना। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो कि उसका मुख्यालय किस जगह पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? तो ये आपका होगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जेनेवा जो है वहीं पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। साथ ही इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके ये जो है ये कब बनाया गया था? तो ये तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपका बायो का। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? ऑप्शन 1 टाइलिन, ऑप्शन 2 लाइपेज, ऑप्शन 3 एरेप्सिन, ऑप्शन 4 लाइसोजाइम। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भोजन में जो भी जीवाणु रहते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है? तो याद रखेंगे ये चीज़, जो लाइसोजाइम है, ठीक है, लाइसोजाइम जो है वो भोजन में जितने भी जीवाणु रहते हैं उन सभी को नष्ट कर देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लाइसोजाइम विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन 1 सारण, ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 3 नवादा, या ऑप्शन 4 भोजपुर। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब था तो बिहार के एक जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। वो कौन सा जिला था? तो वो होगा आपका सारण। बिहार के सारण जिले को भारत का, आप कह सकते हैं, बिहार का अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कब? तो 1942 के दौरान। आखिर क्यों ऐसा किया गया था? तो जो बिहार के सारण जिले थे वहाँ के किसानों ने भारी विद्रोह करके कुख्यात आपराधिक जिला जो था वो इसको घोषित करना पड़ गया, क्योंकि जो इसका जो विद्रोह था किसानों का वो बहुत भारी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए थे इसके वजह से। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ था? तो जो जगलाल चौधरी है उन्होंने जिला के पुलिस थाने को जो है जलाने का भी कार्य कर दिया था। इसी वजह से बिहार पे इस सारण जिले को बोला गया था अपराधी जिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका रीजनिंग का है, ये आपका मैथ का है। ये रीजनिंग मैथ ये रहा आगे हमारा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? सारण, मुंगेर, पटना और दरभंगा। ठीक है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो राखी बंधन दिवस मनाया गया था बिहार के अंदर। तो वो किस जगह पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 दरभंगा। ठीक
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो बंगाल विभाजन है उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्रतीक बताया था। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो है बिहार के दरभंगा में भी राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग का है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ्स का ही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है? ऑप्शन 1 हीमोफीलिया, ऑप्शन 2 गाउट, ऑप्शन 3 पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन 4 सिफिलिस। तो कौन जो है लैंगिक संचारित रोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सिफिलिस। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका कह सकते हैं ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, बीमेड, ये भी मैथ, ये भी मैथ है। दे रहा है, जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है वो क्या है? ऑप्शन 1 राइबोसोम, ऑप्शन 2 अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन 3 गोल्जी काय, या ऑप्शन 4 लाइसोसोम। तो जो कोशिका की आत्महत्या है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4 लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिनसर मानसर झील, ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, या ऑप्शन 4 असम। तो सरिनसर मानसर झील जो है वो आखिर किस जगह पर है? तो इसका आंसर याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सरिनसर मानसर झील अवस्थित है। देखिए सरिनसर मानसरोवर लेक तिब्बत के आसपास है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे सरिनसर मानसर झील जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट, ऑप्शन 1 है तिब्बत, ऑप्शन 2 नेपाल, ऑप्शन 3 श्रीलंका, ऑप्शन 4 भूटान। तो आखिर किस जगह पर है? तो ये आपका होगा भूटान। पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए। जो ये पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना है, ये भूटान में एक नदी है जिसका नाम है पुनात सांगछू नदी, वहीं पर ये बनाया गया है। तो पहली बात जान लीजिए पुनातसू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? भूटान में। और क्या जान लीजिए किस नदी पर है? तो ये पुनात सांगछू नदी पर बना है। कितने मेगावाट की विद्युत परियोजना है? तो ये है 1200 मेगावाट के विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका रीजनिंग है, ये आपका मैथ्स का है। ये रहा, गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। ठीक है, जी का क्या मान होता है? जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑप्शन 1 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 2 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 3 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन 4 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका रीजनिंग है, ये रहा, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये प्रश्न पिछले भी अभी हमने देखा था कि पिछली बार भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बायोगैस है उसका मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, इसका उत्तर जान लीजिए। इसमें मीथेन जो है इसका मुख्य अवयव है। इसके बारे में और समझ लेते हैं। जो बायोगैस है उसमें मीथेन लगभग 60 या उससे ज़्यादा प्रतिशत में मौजूद रहता है। ठीक है, वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका लगभग 35% जो है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीज़ें हमने देखा, मीथेन 60% है और 35% के लगभग में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं। दूसरी बात, जो बायोगैस है उसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है गोबर गैस, भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन 1
अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 108। तो जो धन विधेयक है उसकी परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका रीजनिंग का है, ये रहा। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि ऑप्शन 1 यह मसालों का मिश्रण होता है, दूसरा इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तीसरा इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, या फिर यह गर्म होता है। तो गर्म सूप जो है आखिर ये क्यों स्वादिष्ट लगता है हमें? ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, जैसे ही आप तापमान को बढ़ाओगे तो जो पृष्ठ तनाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो गर्म सूप है उसका पृष्ठ तनाव ठंडे सूप के कम से अगर हम लोग तुलना करें तो उसके तुलना में पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाता है। और यही कारण है कि जो गर्म सूप है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि गर्म सूप और ठंडे सूप दोनों में तो मसाले वही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो गर्म सूप है उसको स्वादिष्ट वो लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से इसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन 2 विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 3 विधान परिषद का अध्यक्ष, या ऑप्शन 4 मुख्यमंत्री। तो जो बिहार है उसके मुख्य वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा से कुछ बातें जान लीजिए। जो ये भारत संविधान है उसके आर्टिकल 164 के अनुसार, आर्टिकल 164 के अनुसार किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये है। और दूसरी बात, जो अन्य मंत्रियां हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? राज्यपाल। दो बातें ध्यान रखेंगे, जितने भी मंत्री हैं उसे नियुक्त करने वाले हैं किसी भी राज्य में वो है राज्यपाल, चाहे भले ही वो आपका चीफ मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या फिर बाकी के जो और मंत्री हैं। हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देश में बाकी सभी मंत्री को वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, और बातें क्या हैं कि ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 164। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडसेट प्रक्षेपित किया गया, कब किया गया? ऑप्शन 1 2010 में, ऑप्शन 2 2009 में, ऑप्शन 3 2002 में, या ऑप्शन 4 2004 में। ठीक है, तो जो एडसेट है, ठीक है, इसे प्रक्षेपित किया गया था 2004 में। कब, कितने तारीख को? तो 20 सितंबर 2004 को इसे प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो आप कह सकते हो एडसेट है, ये किस वजह से इसे बनाया गया था? इसको मुख्यतः शैक्षिक क्षेत्र जो है, जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसकी सेवा के लिए ये एड्यूसेट जो है, एडसेट, इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांस कैनेडियन हाईवे को जोड़ती है। ऑप्शन 1 है सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर, ठीक है, ऑप्शन 2 सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल, ऑप्शन 3 टोरंटो से वैंकूवर, या ऑप्शन 4 वैंकूवर से टोरंटो। तो जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो किसे जोड़ती है? तो वो जोड़ती है सेंट जॉन सिटी को वैंकूवर से। ठीक है, सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को जोड़ा जाता है कनाडा के जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है उससे। ठीक, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका मैथ्स का है, ये आपका रीजनिंग, ये रहा। जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। ऑप्शन 1 हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन 2 मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन 3 डुरंड रेखा, या ऑप्शन 4 ओडनिस रेखा। तो जर्मनी और जो फ्रांस है इसकी सीमा जो रेखा है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जो है, ऐसा बोला जाता है कि जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा है वो है मैगिनॉट रेखा। ठीक है, ये किसके नाम पर वैसे रखा गया? तो एक थे एंड्रे मैगिनॉट,
ठीक है, एंड्रे मैजिनॉट के नाम पर ही रखा गया है मैगिनॉट रेखा। ठीक है, और कब ये थे कौन आखिर? मैजिनॉट, एंड्रे मैजिनॉट जो थे वो थे कौन? तो 1930 में फ्रांस के जो रक्षा मंत्री थे वो थे एंड्रे मैजिनॉट। ठीक है, एंड्रे मैजिनॉट भी बोलते हैं, मैगिनॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंड्रे मैजिनॉट थे, तो इन्हीं के नाम पर ये रखा गया मैगिनॉट रेखा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका मैथ्स का ये रहा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन 1 25, ऑप्शन 2 31, ऑप्शन 3 33 या ऑप्शन 4 28। ठीक है, वर्तमान समय जो है उसमें सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश, कितने जज होंगे? तो ये भी याद रखेंगे, यह है टोटल 31 जो निर्धारित की गई है, वो है 31। ये कब निर्धारित की गई थी? तो 2009 में 31 थी ये संख्या। ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ जान लेंगे कि 2019 की अगर बात करें, ये प्रश्न 2018 का है, तो 2019 में इसे बढ़ा दिया गया। तो 31 से इसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया। 34 जिसमें से एक जो होंगे आपके मुख्य होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और बाकी 33 अलग से होंगे। तो अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब 2000 उसकी बात हो रही है 2018 की, तो उस समय पर थे 31। लेकिन अगर अभी की बात करें 2019 के, 19 में एक विधेयक आया था जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय में संख्या संशोधन विधेयक। ठीक है, 2019। तो उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य जज को मिलाकर, ठीक है, मेन चीफ जस्टिस जिसे बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसे मिलाकर टोटल 34 जज होंगे, ये निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 125, ये तो मैथ्स का है, ये भी ये रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ऑप्शन 1 1969, ऑप्शन 2 1977, ऑप्शन 3 1956 या 1948। तो जो स्वतंत्रता है इसके बाद प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1948। ठीक है, आज़ादी के बाद, आज़ादी के अगले साल प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कर दी गई थी। ठीक है, कितने तारीख को की गई थी? तो ये जो है 6 अप्रैल 1948, याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये आपका रीजनिंग का है। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में किसे हम लोग जानते हैं? ऑप्शन 1 ऑक्टोपस, ऑप्शन 2 डोरिस, ऑप्शन 3 इयोलिस या ऑप्शन 4 काइटिन। तो समुद्री चूहिया जो है इसके रूप में हम किसे जानते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका काइटिन। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसे समुद्री चूहिया के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। जो चीटोन है, ठीक है, इसी को कभी कभी जो है समुद्री चूहिया भी कहा जाता है। ये है कैसा? ये जो काइटिन जिसे बोलते हैं, ये समुद्री मॉलस्क जो है उसका एक छोटा वर्ग है। समुद्री मॉलस्क आप देखते होंगे, मॉलस्क का जिसको बोलते हैं, उसी का एक छोटा वर्ग है। ठीक है, इसके बारे में भी ये चीज़ें हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रासायनिक घटना है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको बताना है। ऑप्शन 1 है जल का जमकर बर्फ बनना, ऑप्शन 2 है जल वाष्प का बनना, ऑप्शन 3 दूध से दही बनना, ऑप्शन 4 पानी में चीनी का विलयन। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है ना, जिसमें एक बार इधर से एक चीज़ बदल के दूसरा जब बन जाए तो फिर वापस ना हो सके, तो जल से बर्फ़ का बनना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जल वाष्प का बनना ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूध से दही का बनना, बिल्कुल एक बार जब दूध से दही बन जाए ना तो उसे वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये जो है यह एक रासायनिक घटना है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है, ऑप्शन 1 40 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन 2 40 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन 3 20 हर्ट्ज से कम, या ऑप्शन 4 20 हर्ट्ज से 20, ऑप्शन 4 है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। देखिए, एक तो श्रव्य तरंग है, मतलब जिसे सुना जा सकता, तो वो तो 20 से 20,000 के बीच होती है।
लेकिन इसमें पूछा जा रहा अवश्रवी, यानी कि जिसे सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते तो वो 20 से कम होनी चाहिए, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे, जो सुन सकते हैं वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो नहीं सुनने वाला 20 से कम होगा या 20,000 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 134 है। किस देश ने फेड कप 2017 जीता? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 3 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या ऑप्शन 4 चेक गणराज्य। तो जो फेड कप 2017 है वो किस देश ने जीता था? तो वो यूएसए ने जीता है। ऑप्शन 3 यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसने ही जीता था फेड कप 2017। लेकिन वहीं पर अगर बात करें 2022 की, अभी की बात करें हाल फिलहाल की, तो अभी फेड कप कौन जीता? तो 2022 में जो खिताब है ये रूस ने जीता है फेड कप। किसे हराया? तो रूस ने हरा दिया स्विट्जरलैंड को। तो 2022 में फेड कप जीता है रूस ने, किसे हराकर? स्विट्जरलैंड को हराकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति, ऑप्शन 1 लिग्नाइट, ऑप्शन 2 कार्बनिक फर्टिलाइजर, ऑप्शन 3 पेट्रोलियम, या ऑप्शन 4 कोयला। ठीक है, तो जो कृष्ण क्रांति है वो एक्चुअल में किससे जुड़ी है? तो वो जुड़ी है पेट्रोलियम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 पेट्रोलियम। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो भारत है उसकी कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से के उत्पादन से जुड़ी है। ठीक है, दूसरी बात, जो देश है, देश में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि से तेल आयात पर भारत की निर्भरता को रोकने के लिए 1970 के दशक में उठाए गए सरकारी कदमों को समर्पित है। ठीक है, क्या है था कि जो भी भारत की जो निर्भरता है पेट्रोलियम उत्पादन में तेल को आयात करने पर, उस निर्भरता को कम करने के लिए जो कृष्ण क्रांति है ये संबंधित है। और ये ऐसे नियम कब बनाए गए थे? तो 1970 के दशक में। ये आपका रीजनिंग से है, ये भी रीजनिंग से। ये भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 1968 में, ऑप्शन 2 1967 में, ऑप्शन 3 1969 में, या ऑप्शन 4 1970 में। तो बिहार जो है उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1968। कितने तारीख को? तो ये बोला जाता है 23 मार्च 1968 को पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, कितने तारीख बोला जाए? तो 23 मार्च 1968 को। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद ये लगाने के बाद ना फिर दोबारा लगाया गया था। इसके बाद फिर 4 जुलाई 1969 को फिर से लगाया गया। ठीक है, चला कब तक था? तो ये 16 फरवरी 1970 तक। उसके बाद तो कई बार लगातार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था बिहार में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 मार्च 2014, ऑप्शन 2 नवंबर 2010, ऑप्शन 3 फरवरी 2012, या चौथा नवंबर 2009। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 2012। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका उससे है 143, 144। ये कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा अगर करवाना है तो किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन 1 जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन 3 सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर आयोडाइड। जब भी कृत्रिम वर्षा की बात की जाए ना, तो इसमें जो केमिकल का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपको सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें केमिकल तो AgI होगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, और इसके अलावा और भी चीज़ें यूज़ की जाती है, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि
बारीक पाउडर में सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। किसे परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन 2 विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन 3 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ऑप्शन 4 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर है वो किस में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो मोटर क्या करता है, उसको बिजली आप देते हो और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ये जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओमान की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन 1 औध, ऑप्शन 2 मस्कट, ऑप्शन 3 दोहा, या ऑप्शन 4 याना। तो जो ओमान है उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ओमान की राजधानी है मस्कट। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 29, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 पंजाब, या ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके जन्मदाता आप कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 महाराष्ट्र से ही क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अब इस चैप्टर का यानी कि अब जो ये क्वेश्चन है टोटल 150 पूछे जाते हैं, तो इसमें जितने भी हैं ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा अब कि कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? ऑप्शन 1 अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 2 यश चोपड़ा, ऑप्शन 3 आमिर खान, या ऑप्शन 4 देव पटेल। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो है 2017 इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब जीता देव पटेल ने। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इसके बारे में और चीज़ें जान लीजिए कि जो 2021 में भी दिया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड, तो 2021 में जो दिया गया है वो किसे किसे दिया गया? सबसे पहला सल खान को दिया गया। ठीक है, किस देश के थे? तो यूएनए के थे। उसके बाद सुनीसा ली, ठीक है, जिम्नास्ट थी, उसे यूएसए की थी, उसे दिया गया। उसके बाद सुंदर पिचई जो कि सीईओ हैं भारत के हैं। ठीक है, तो उन्हें दिया गया एशियन गेम चेंजर अवार्ड। किसे किसे दिया गया? पहला सल खान, ठीक है, ये यूएनए के थे, ठीक, शिक्षाविद क्षेत्र में। दूसरा सुनीसा ली जिम्नास्टिक क्षेत्र में यूएसए की थी। और तीसरा सुंदर पिचई। तो उस समय जो 2017 है उस समय दिया गया था देव पटेल को। तो यहाँ पर जो 2000 हम कह सकते हैं कि 2018 के 10 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था उसके जीके और जीएस में जितने भी क्वेश्चन थे 150 में से, उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये सभी अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।